नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं किसान समाचार की सुर्खियां। कृषि क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है काम। किसानों की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा खाद्य और प्रसंस्करण को दिया जा रहा है बढ़ावा। इस पर लगभग 11,000 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कल देर रात बादल फटने से कई गांवों में पानी भर गया। भटवाड़ी विकासखंड के ग्राम सभा जसपुर में बादल फटने से ग्राम सभा मांडो तक भारी नुकसान। बाड़ागड्डी क्षेत्र के कंखराड़ी गांव में भी भारी नुकसान की खबर। बेसहारा पशुओं का सहारा बनी सेना की रिटायर्ड अधिकारी। अपनी जमा पूंजी से सड़कों पर घूम रहे जानवरों के खानपान और उपचार की व्यवस्था की। प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के लिए बताया प्रेरणा स्रोत। कहा, बेसहारा जानवरों के लिए भी कठिन दौर, उनके प्रति संवेदनशील होना आवश्यक। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मौसम भवन का किया दौरा। आईएमडी मुख्यालय पर मॉनसून के रुझान की समीक्षा की। आगामी वर्षों में आईएमडी खरीदेगा और रडार। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कृषि क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ किसानों की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा खाद्य और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए नई लिंक्ड प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इस पर लगभग 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि सरकार ने 10,000 एफपीओ संगठनों के जरिए देश भर में फूड पार्क बनाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। इसमें निजी और सरकारी स्तर पर कार्य किया जाना है। ये किसान से रिलेटेड विभाग है। कृषि क्षेत्र में देश के आत्मनिर्भर बनाने के साथ किसानों की आर्थिक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा खाद्य और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए नई लिंक प्रोत्साहन योजना लागू की है। इस पर लगभग 11 करोड़ रुपया खर्च का अनुमान है। भविष्य में किसानों की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने से काफ़ी मदद मिलेगा। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। उत्तरकाशी में कल देर रात बादल फटने से इलाके के कई गांवों में पानी भर गया। भटवाड़ी विकासखंड के ग्राम सभा जसपुर में बादल फटने से ग्राम सभा मांडो तक भारी नुकसान और बाड़ागड्डी क्षेत्र के कंकराड़ी गांव में भी भारी नुकसान की खबर है। ये भी बताया जा रहा है कि कई पुल और वाहन बह गए हैं। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों के लापता होने की खबर है। गांव के लोगों के मुताबिक अभी और भी लोग मलबे में फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम मलबे में दबे हुए लोगों की तलाश कर रही है। 3 से 4 घरों के क्षतिग्रस्त होने की खबर भी सामने आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घटना से काफी नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में आज सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। गरज के साथ लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, बहादुरगढ़, गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, लोनी, देहात, हिंडन, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश होने के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के करीब हो गया है। दिल्ली के पालम इलाके में 4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मौसम भवन का दौरा किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुख्यालय में मानसून के रुझान की समीक्षा की। आईएमडी कृषि मंत्रालय के एम किसान पोर्टल के माध्यम से 4 करोड़ 20 लाख एसएमएस सप्ताह में 2 बार भेजता है। जून में सामान्य से 10% अधिक मानसून वर्षा हुई थी, जबकि जुलाई में अब तक मानसून वर्षा में 26% की कमी आई है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मौसम भवन का दौरा किया।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुख्यालय में मानसून के रुझान की समीक्षा की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विशिष्ट उपग्रह एवं रडार अनुभागों में वो गए और वास्तविक समय में आंकड़ों की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को बताया कि IMD के पास देश भर में 27 रडार उपलब्ध हैं। उन्हें बताया गया कि आगामी वर्षों में रडार की संख्या देश में बढ़ाकर 50 तक किए जाने की योजना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने IMD के वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि वो सटीक मौसम पूर्वानुमान देने के लिए प्रयास करें। डॉक्टर सिंह ने अधिकारियों से कृषि और अचानक आने वाली बाढ़, चक्रवाती तूफान, मूसलाधार बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में मोबाइल एप्लीकेशन और हाईटेक विकल्पों का उपयोग कर सूचनाओं का प्रसार बढ़ाने को कहा। IMD द्वारा कृषि मंत्रालय के M-किसान पोर्टल का उपयोग करते हुए देश भर में 4 करोड़ 20 लाख से अधिक किसानों को उनके लाभ के लिए सप्ताह में 2 बार SMS भेजा जाता है। IMD की हाइड्रोमेट सेवा रडार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से नदियों के आसपास वाले क्षेत्रों में बाढ़ संबंधी पूर्वानुमान करने में सक्षम है। इस सेवा के माध्यम से शहर आधारित पूर्वानुमान के साथ साथ दक्षिण एशिया के अन्य भागों में भी अचानक बाढ़ की सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं। बेसहारा पशुओं का सहारा बनी सेना के रिटायर्ड अधिकारी PM मोदी ने उनकी तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमिला सिंह को उनके दया भाव और सेवा कार्य के लिए पत्र लिखकर उनकी सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमिला सिंह को उनके दया भाव और सेवा कार्य के लिए पत्र लिखकर सराहना की। प्रमिला सिंह राजस्थान की कोटा निवासी हैं और भारतीय सेना से बतौर मेजर सेवानिवृत्त हुई हैं। कोरोना में लॉकडाउन के दौरान मेजर प्रमिला सिंह ने बेजुबान और बेसहारा जानवरों की सुध ली, उनका दुख दर्द समझा और उनकी मदद के लिए आगे आईं। मेजर प्रमिला ने सड़कों पर आवारा घूम रहे जानवरों के खानपान और उपचार की व्यवस्था की। प्रधानमंत्री मोदी ने मेजर प्रमिला की तारीफ करते हुए उनके प्रयास को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। प्रधानमंत्री ने लिखा, पिछले लगभग 1.5 वर्षों में हमने अभूतपूर्व परिस्थितियों का सामना मजबूती से किया है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक कालखंड है जिसे लोग जीवन भर नहीं भूल सकेंगे। ये न केवल इंसानों के लिए बल्कि मानव के सानिध्य में रहने वाले अनेक जीवों के लिए भी कठिन दौर है। ऐसे में आपका बेसहारा जानवरों के दुख दर्द व ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील होना व उनके कल्याण के लिए व्यक्तिगत स्तर पर पूरे सामर्थ्य से कार्य करना सराहनीय है। PM मोदी ने उम्मीद जताई कि मेजर प्रमिला और उनके पिताजी इसी तरह अपनी पहल से समाज में जागरूकता फैलाते हुए अपने कार्यों से लोगों को निरंतर प्रेरित करते रहेंगे। मेजर प्रमिला ने समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकी मदद के लिए आगे आने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात में लोगों ने जल संरक्षण की एक मिसाल पेश की है। सामूहिक प्रयास से लोगों ने सूखी पड़ी झील को न सिर्फ पानी से लबालब भरा बल्कि इससे क्षेत्र में भूगर्भ जल स्तर को भी बढ़ाने में मदद मिली है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात में शोभन आश्रम की झील जल संरक्षण के लिए लोगों के बीच एक आदर्श है। एक वक्त था जब यह झील सूखने की कगार पर थी और यहाँ जमीन में पानी का लेवल भी काफी नीचे पहुँच गया था, लेकिन शोभन सरकार की मेहनत से करीब 25 एकड़ में फैली ये झील आज पानी से लबालब भरी हुई है, जिसके चलते इस इलाके में सिंचाई से लेकर भूगर्भ जलस्तर का संकट भी दूर हो चुका है। आसपास जो है पानी की कमी थी, किसानों को बड़े बेचारे गरीब का थे, यहाँ कोई सुविधा थी नहीं, तो पानी की सिंचाई की व्यवस्था जो है भगवान ने ये की कि नदी में ये लिफ्ट कैनाल बनाई और इससे जो है करीब 400-450 बीघे की आगे झील है, इसमें पानी जाता है, तो उससे होके और आगे नहर से 2,500-3 हज़ार बीघे तक जो है किसानों की सिंचाई इससे फ्री होती है, तो इनसे शुल्क नहीं लिया जाता। शोभन आश्रम के आसपास के कई गांवों में भूगर्भ जल स्तर काफी नीचे चले जाने की वजह से सिंचाई का संकट रहता था। करीब 3 साल पहले शोभन सरकार के नाम से प्रसिद्ध स्वामी विरक्तानंद जी महाराज ने इस समस्या के समाधान के लिए कदम उठाया। सामूहिक प्रयास से पांडु नदी पर बने कैनाल से समतल जमीन को जोड़ा गया, जिसके बाद बारिश का पानी यहाँ जमा होने लगा और धीरे धीरे इसने झील का स्वरूप ले लिया। आज यहाँ पानी की उपलब्धता इतनी रहती है कि यह कभी सूखती नहीं है। ये झील लगभग 500-550-600 बीघा में इकट्ठा है, खुदाई गई है सरकार के द्वारा। यहाँ एक नदी है, पांडु नदी से कहते हैं,
वहाँ लिफ्ट कैनाल लगवाई गई है। लिफ्ट कैनाल से पानी नाले के द्वारा आकर झील में एकत्र किया जाता है, जिससे अगल बगल के जितने 10, 15, 20 गांव हैं उनको इस पानी से सिंचाई की जाती है। किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलती है यहाँ से, इसलिए आम जनमानस अमन चैन की ज़िंदगी काट रहा है। झील का बहुत बड़ा योगदान है हमारे क्षेत्र के, हमारे आसपास के गाँव की प्रगति में। इस झील के बनने से शोभन आश्रम के आसपास का पूरा क्षेत्र पहले की तरह खुशहाल हो गया है। अब यहाँ खेतों में सिंचाई के लिए भी पंपिंग सेट के जरिए पानी आसानी से मिल जाता है। करीब 30-40 गांवों को यहाँ इस पानी से लाभ मिला है। जब से शोभन सरकार ने इस झील को बनवाया है तब से हमारी आय दोगुनी हो गई है और हमारे पास भी करीब 15-20 बीघे जमीन है जो कि इस पानी से सिंचित होती है और इस पानी से आय भी बढ़ी और लोगों का मतलब जो है मनोबल बहुत ही ऊंचा हुआ। जल है तो कल है, पानी को बचाना है क्योंकि यह जीवन का आधार है। अगर बारिश के पानी को अच्छे से सहेजा जाए तो भूगर्भ जलस्तर में काफी सुधार संभव है। इससे लोगों को भविष्य में पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। कानपुर से देवेश सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ईद उल अजहा का उत्सव आने वाला है। ऐसे में गरीब लोगों को जम्मू कश्मीर के राजौरी में PMGKY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन का वितरण किया गया। भारत सरकार ने कोरोना काल में महामारी के दौरान भी जिनके पास काम धंधा नहीं था, मुफ्त राशन प्रदान किया। ऐसे लोगों ने केंद्र की सरकार की सराहना की और धन्यवाद दिया। राशन मिल रहा है हमें, जैसे भी आता है तो मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आ रही हमें। कितना राशन जी, ये बहुत बड़ी राहत है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो फसल उतनी होती नहीं है, तो इसलिए हमारे ये बहुत ही बड़ी राहत। इलाका तो बहुत दूर दराज है, राशन की भी बहुत ज़्यादा किल्लत रहती है, लेकिन फिर भी हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने AD साहब का कि इस मुश्किल वक्त में भी वो हमें जो है वक्त पर राशन सप्लाई कराते हैं और वक्त पर ही राशन हमें मिलता है और फ्री राशन भी जो है हमें लगातार मिल रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी सहूलियत हो रही है। अभी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, फ्री राशन जो गरीब लोगों को मिल रहा है। जैसे हमारी ईद आ रही है, बकरा ईद आने वाली है, तो हम बड़ा शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट का कि कम से कम इन लोगों का भी ख्याल रखा गया है जो इतने दूर दराज पहाड़ों पर रहते हैं, और इन गरीब और महजूर लोगों को जो फ्री राशन दिया गया है, हम इसके लिए फ्री जो गवर्नमेंट ने दिया इसके लिए बड़ा हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का। जो बंदा राशन नहीं पहुंच सकता उस पे भी हम व्यवस्था करके उसके घर तक राशन पहुंचा देते हैं। राशन की कोई भी कंप्लेंट नहीं है। यहाँ लोगों से भी पूछा जाए, ये नहीं कि हम खुद बोलेंगे कि राशन के बारे में, लोगों से भी पूछा जाए। जहाँ हर वक्त हम लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हैं। तारीफ के काबिल है हमारे लेबरर हैं कि इतना राशन इन्होंने जो इन एडिशन टू कोटा है वो इन्होंने टाइमली वो किया। और उसके बाद बधाई के पात्र है हमारे सेलमैन और फेयर प्राइस डीलर जिन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क करके लोगों को जो है वो राशन जो है वो पहुंचाया। तो टीम हमारी जो है, मेरे पास यहाँ 500 फेयर प्राइस शॉप्स है, हमारी मैन एंड मशीनरी पूरी तैयार है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक यूनिफाइड डायरेक्शन, जो हम उनको डायरेक्शन पास करते हैं उसको वो इम्प्लीमेंट जो है वो करते हैं। जल रूपी जीवन को संजोकर और संभाल कर रखना सबसे बड़ी चुनौती है। बारिश के पानी का साल भर इस्तेमाल किया जा सके, इसके लिए गुजरात के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में अनोखे प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जवानों की शक्ति बढ़ाने के क्षेत्र में कार्यरत गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जल शक्ति का महत्व भी जानता है। बारिश के मौसम में पानी को संग्रहित करने के लिए यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को खास तरह से डिजाइन किया गया है। बिल्डिंग के भूगर्भ में बड़े बड़े टैंक बनाए गए हैं जहां छतों से गिरने वाला पानी संग्रहित होता है। विश्वविद्यालय की हर बिल्डिंग में 7 लाख लीटर के टैंक लगाए गए हैं। साथ ही कैंपस में ही बड़े बड़े कैनाल भी बनाए गए हैं जहां पानी को संरक्षित किया जाता है। ग्राउंड वाटर बहुत नीचे है, सो हमारी ये कोशिश है कि जो रेन हार्वेस्टिंग है और जो नेचुरल पानी है रेन के थ्रू जो आता है हमारे पास, उसके थ्रू हम लैंड का वाटर उसको रिचार्ज करें। हमारे पास 4 वाटर बॉडीज़ हैं बड़ी वाली, और हमारे पास हर बिल्डिंग के ऊपर जो रेन का जो पानी होता है, बारिश का पानी, वो इकट्ठा होकर हमारे पास 4 बड़े टैंक हैं 7 लाख लीटर की कैपेसिटी के।
उसमें हम पानी को इकट्ठा करते हैं और पूरे साल हम उस पानी को पीने के लिए यूज़ करते हैं। और जो हमारी 4 बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं उसमें पूरा रेन का जो सरफेस वाटर होता है वो सारा हम उसमें इकट्ठा करते हैं, जिससे कि लैंड का जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर आए। जब बड़े बड़े अभी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखें तो शायद हम अपने इन्वायरमेंट को बचाने में और सस्टेनेबिलिटी की तरफ अपने पूरे पर्यावरण को ले जाने में बहुत मदद कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी द्वारा न केवल इस पानी का संग्रह किया जाता है बल्कि रोजाना के कई कार्यों में इस पानी का इस्तेमाल भी किया जाता है। बारिश के पानी का ज्यादा से ज्यादा संग्रह किया जाए और उसका सदुपयोग हो, यही इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य है। साथ ही विश्वविद्यालय आम लोगों से भी जल बचाने की अपील करता है। अहमदाबाद से लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में प्रधानमंत्री द्वारा नवनियुक्त मंत्रियों का परिचय कराने के दौरान कांग्रेस का हंगामा करने को निंदनीय बताया। किसानों के मुद्दे पर कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने हमेशा संवेदनशीलता के साथ किसानों से चर्चा की है और आज भी सरकार किसानों से बात करने के लिए तैयार है। किसानों के मामले में भारत सरकार का स्टैंड पूरी तरह क्लियर है। हमने किसानों के प्रति बहुत ही संवेदनशीलता के साथ चर्चा की है और आज भी भारत सरकार किसानों के साथ चर्चा करने को तैयार है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के बांदा जिले का एक गांव जहां पानी की कोई समस्या नहीं है और यहां के लोग पूरे बुंदेलखंड के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जलग्राम नाम से जाने जाने वाले इस गांव का नाम जखनी है, जो बांदा जिले के महुआ ब्लॉक के अंतर्गत आता है। शहर से लगभग 22 किलोमीटर दूर इस गांव में पानी ही पानी है। जखनी गांव में सभी कुएं तालाबों में पानी है। साथ ही गांव में कोई ऐसा हैंडपंप नहीं है जहां पानी ना आता हो। लगभग 7-8 साल पहले जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यहां के एक समाज सेवी उमाशंकर पांडे ने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर एक सामाजिक संस्था बनाई और लोगों को पानी संरक्षण के लिए प्रेरित किया। बारिश के पानी व गांव के घरों से निकलने वाले और हैंडपंपों से नालियों में बहने वाले पानी को बर्बाद न किया जाए, इसके लिए उन्होंने इस पानी को खेतों की तरफ मोड़ दिया। इससे लोगों के खेतों में सब्जियों का उत्पादन हुआ और आज यहाँ के लोग सब्जियों का उत्पादन करके पैसे भी कमा रहे हैं। जल संरक्षण का प्रयास ही सामूहिक प्रयास है। बगैर किसी सरकार के अनुदान के लोगों ने अपने खेत में मेड़ बनाई, मेड़ पर पेड़ लगाया। वर्षा की जो एक खास बात यह है, पानी के संरक्षण के लिए जो हमारे पुरखों की पद्धति है कि वर्षा बूंदे जहाँ पर गिरे वहीं पर रोका जाए। तो ये जहाँ पानी गिरे आप उसी पर रोक लीजिए और जहाँ हम पानी बनाया नहीं जा सकता केवल बचाया जा सकता है। वहीं यहाँ पूरे गांव में खेतों में मेड़बंदी कराई गई, जिससे वर्षा का पानी बरसात के समय काफी मात्रा में खेतों में जमा हो जाता है, जो भूगर्भ जल स्तर को बनाए रखने में काफी सहायक होता है। वहीं वर्षा का पानी जो खेतों में बहता है उसे तालाबों में संरक्षित कर लिया जाता है, जिससे साल भर मवेशियों के पीने के लिए पानी मुहैया होता है। ये पानी जो है, ये मान के चलिए कि इसका मतलब दुरुपयोग नहीं किया जाता, पानी को संचय किया जाता है। यहाँ मेन बिंदु मेड़बंदी है। मेड़बंदी में लोगों को हमने प्रेरित किया कि आप अपने खेतों की मेड़बंदी कराइए और पानी रोकिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में पानी की ही लड़ाई है। पहले सर समस्या थी, जब मेड़बंदी नहीं हुआ करती थी उस समय पुराने ज़माने में, इसका जो पानी रहता था खेतों का सब वेस्ट बाहर भग जाया करता था। जब से हम लोगों ने मेड़बंदी चालू की और पानी मतलब रुकने लगा तो उसका अच्छे प्रभाव हमारे सामने आए। जल संरक्षण के कारण यहाँ के लोग खेती किसानी में अच्छी पैदावार करके अच्छी कमाई कर रहे हैं। वहीं कुछ तालाबों में मछली पालन का काम भी हो रहा है। यहाँ की मिसाल देखकर इलाके के कई गांवों में लोग परंपरागत तरीके से जल संरक्षण का काम कर रहे हैं। हम लोग मेड़बंदी कर रहे हैं। मैंने 65 बीघे में अपने खुद की पिछली साल भी मेड़बंदी कराई थी, वो जो बैठ गई थी तो मैंने नई मेड़बंदी कराई है और जो भी मैंने तालाब बना रखा है 5 बीघे का। बांदा का जखनी गांव लोगों की सोच और मेहनत के चलते आज जल संरक्षण का मॉडल गांव बन गया है। बुंदेलखंड में पानी की समस्या से निजात के लिए ऐसे कदम एक मिसाल की तरह हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हरियाणा के मांगरबानी पहाड़ी वन में प्रागैतिहासिक काल के गुफा चित्र मिले हैं, जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। पर्यावरण कार्यकर्ता सुनील और पुरातत्व छात्र शैलेश बैसला ने इस क्षेत्र में गुफा चित्र और शैल चित्रों को पाया, जिसके बाद पुरातत्व विभाग ने आरंभिक सर्वेक्षण किया। अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रमाणित होने के बाद ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे
विशाल पूरा पाषाण स्थल बन सकता है। अधिक जानकारी के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के करीब फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच अरावली की पहाड़ियों पर बसा मांगर गांव, जहां के ग्रामीणों को मालूम ही नहीं था कि उनके गांव के आसपास सर उठाए खड़ी चट्टानों में कुछ ऐसा छिपा है जो हजारों साल पुराना हो सकता है। दूसरे ग्रामीणों की तरह यहाँ के रहने वाले सुनील हरसाना ने भी अपना जीवन इन पहाड़ियों पर चढ़ते उतरते गुजारा, लेकिन हाल ही में उन्हें यहाँ प्रागैतिहासिक काल के गुफा चित्र दिखाई पड़े, जिसके बाद प्रशासन का ध्यान भी इस पर गया। ये तो मैंने सुना हुआ था और कई बार देखा भी था कि यहाँ पे कुछ है ये, पर पहले ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था कि मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या है। लॉकडाउन वाले पीरियड में मैंने एक दिन मैं उस साइड में गया था विजिट करने के लिए, और ये एक जो केव है उसमें कुछ खास पेंटिंग्स हैं जो ज़्यादा प्रोटेक्ट हैं और अच्छे से साफ समझ में आती हैं, तो उनकी फ़ोटो वगैरह लेकर के हमने सोशल मीडिया पे डाला। वहाँ से फिर कुछ और लोगों ने नोटिस किया, फिर फाइनली जो है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने नोटिस किया और उन लोगों ने आकर के विजिट किया। इस खोज के बाद हरियाणा के पुरातत्व विभाग ने मांगर बानी, फरीदाबाद और उससे सटे गुरुग्राम के इलाकों का सर्वेक्षण किया। शुरुआती खोज पड़ताल से पता चला है कि यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा पूरा पाषाण स्थल हो सकता है। विश्व स्तरीय हिस्टोरिक साइट का जो आविष्कार हुआ है उसके लिए हम करीब अरावली के 4800 हेक्टेयर की आर्कियोलॉजिकल प्रोटेक्शन की नोटिफिकेशन करेंगे। उसको एक प्री हिस्टोरिक इको फॉरेस्ट के रूप में डेवलप किया जाएगा। आगे हमारा ये भी प्लान है कि इसमें हम ट्रेंच डिगिंग करके कुछ फाइंड्स लें। इससे पहले अरावली के कुछ हिस्सों में प्रागैतिहासिक काल के औजार भी मिल चुके हैं। यह पहली बार है जब यहाँ इतने बड़े स्तर पर गुफा चित्र और शैल चित्र मिले हैं। इट्स अ वेरी गुड फाइंडिंग। ऑल ओवर हरियाणा में इतना बड़ी साइट पहले मिला नहीं था। पेट्रोग्लिप्स बहुत अच्छा मिले हैं, जिसमें ह्यूमन का वो जो हाथ और पैर का उसका भी निशान उन्होंने डिपिक्ट किया है। काफ़ी सारे जो पेंटिंग्स है कुछ सिंबॉलिक है, तो सभी पेंटिंग्स जो प्री हिस्ट्रिक डेट में आएगा वो नहीं, लेटर फेस का भी है, रेड कलर और ऑकर कलर का काफ़ी सारे तो इसको डेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। यह खोज हरियाणा के इतिहास को और पीछे ले जा सकती है। मिले हुए औजारों के प्रारूप वर्गीकरण के आधार पर इस क्षेत्र का इतिहास निम्न पुरा पाषाण काल से उत्तर पुरा पाषाण काल तक फैला प्रतीत होता है। आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि वो इन चित्रों के बारे में जानते थे, लेकिन इनके ऐतिहासिक महत्व का पता नहीं था। डेटिंग प्रक्रिया द्वारा प्रमाणित होने के बाद ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के वैश्विक मानचित्र पर मांगर और यह पूरा क्षेत्र अपनी जगह बना सकता है। मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।